बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में सुभाष चंद्र बोस का पत्र। पाठ 13 सुभाष चंद्र बोस का पत्र आज पढ़ेंगे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? देश के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ओजस्वी सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र केसरी पत्रिका के संपादक श्री एन.सी. केलकर के नाम बर्मा के मांडले जेल से लिखा। हम जो आज पाठ पढ़ रहे हैं ये सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इस पत्र को किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। किसके नाम से? केसरी पत्रिका के संपादक श्री एन.सी. केलकर के नाम से उनके लिए लिखा। ठीक है। और मांडले जेल से लिखा। बोस को जब बरहमपुर बंगाल जेल से मांडले जेल स्थानांतरित किया गया तो उस जेल में पहुंचने के बाद उनकी स्मृति में यह बात पौंधी कि महान क्रांतिकारी और कांग्रेस यानी गरम दल के नेता के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने कारावास के अधिकांश भाग बेहद हतोत्साहित कर देने वाले इसी परिवेश में व्यतीत किए थे। जब सुभाष चंद्र बोस को बर्मा के जो मांडले जेल है वहाँ लाया गया तो वहाँ के वातावरण को उन्होंने महसूस किया कि वहाँ का वातावरण कैसा था। जब वहाँ वो कुछ दिन रहे तो महसूस किया कि यहाँ पर जो है गरम दल के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था, जो काफी हतोत्साहित करने वाला था। एक जवान व्यक्ति भी बहुत जल्दी बीमार हो जाने वाला था। वहाँ का वातावरण ही वैसा था। तो जब वो जेल में जिस समय उनको रखा गया था उस समय तो बुजुर्गावस्था में थे, इसलिए वो काफ़ी सोच में पड़ गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और उन्होंने ये पत्र के माध्यम से लिखा। क्या लिखा? कारावास के 6 वर्ष लोकमान्य ने अत्यंत शारीरिक और मानसिक यंत्रणा में बिताए, फिर भी उस त्रासद स्थिति में गीता भाष्य जैसी ग्रंथ की रचना की। जब लोकमान्य तिलक को यहाँ इस मांडले जेल में 6 वर्ष रहना पड़ा, जबकि यहाँ का वातावरण बहुत ही खराब था, उसके बावजूद भी लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्य ग्रंथ जैसी रचना की, लिखा उन्होंने। मांडले जेल जीवन के बारे में बोस के शब्द हैं। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले जेल में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियां राहत और प्रेरणा देती हैं। वो जेल उनको पवित्र तीर्थ स्थल के समान लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर महान जो क्रांतिकारी थे, महान नेताजी जो थे, ठीक है, हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का, अपने तन मन धन को न्यौछावर कर दिया, ऐसे महान क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक को वहाँ 6 वर्ष रखा गया था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा ये स्थान मेरे लिए तीर्थ स्थल के समान है। और तो कहते हैं अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां भारत के एक महान सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहे। वहां जाकर उनको बहुत अच्छा लगा। पहले तो अच्छा नहीं लगा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, लेकिन जब उन्होंने जाना कि जिस जेल में उन्हें लाया गया है वहाँ पर महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक वहाँ 6 वर्ष बिता चुके हैं, वो भी किस स्थिति में। और वहाँ उन्होंने गीता भाष्य, उसके बावजूद भी खराब वातावरण के बावजूद भी वहाँ पर उन्होंने गीता भाष्य ग्रंथ जैसी रचना की। ठीक है। तो इसलिए मांडले जेल को सुभाष चंद्र बोस ने तीर्थ स्थल माना। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा उन्होंने अपने पत्र में।
प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल यह रहा कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। जब बरमपुर जेल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। इस चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। यानी महान लोगों में खड़ा कर दिया है। किसे? लोकमान्य गंगाधर तिलक को। जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और उसे बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने जेल के वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी के लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। ठीक है। ये जो लोकमान्य गंगाधर तिलक को रहने के लिए जो जगह मिला था जेल में, वहाँ वो लकड़ी की ही बनी हुई थी। वहाँ धूल भी आती थी, हवा भी बिल्कुल आती थी, पूरा धूप आता था, बारिश पानी भी पूरा गिरता था, ना छत था, ना कुछ भी नहीं था, बस एक कोठरी ही थी। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले जेल में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। कहाँ पर? मांडले जेल में। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। सबको ये पता है कि हाँ, कारावास में थे वो 6 वर्ष तक, लेकिन किस परिस्थितियों में थे, किन परिस्थितियों में कैसा कष्ट उन्होंने झेला, ये बहुत कम लोगों को ही पता है। तो सुभाष चंद्र बोस इस पत्र के माध्यम से बताते हैं, वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी। जब लोकमान्य तिलक इस जेल में रहते थे तो वहाँ किसी से उन्हें मिलने भी नहीं दिया जाता था, बातचीत भी करने नहीं दिया जाता था। उनका साथी एकमात्र क्या था? उनकी किताबें थी। वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया। 6 सालों में उन्हें केवल, यदि कोई उनसे मिलने भी आता तो मुश्किल से 2 या 3 बार ही मिलने दिया गया। ये भेंट भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में ही हुई होगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनके पास कोई अखबार भी नहीं पहुंचने दिया जाता था कि बाहर का हालचाल क्या है ये जाने। ठीक है। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है, और इस यंत्रणा को जिसने भुगता वही जान सकता है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि यदि बाहरी जानकारी इसे दिया जाए तो हमारे लिए
बुरा हो सकता है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, न उनसे बाल गंगाधर तिलक से न किसी को मिलने दिया जाता था, न ही उनके पास अखबार पहुंचने दिया जाता था। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में किस गति से आगे बढ़ रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा। वे संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। आजकल जो जेल में जाते हैं आराम से रहते हैं, उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती है, ठीक है। जो राजनेता होते हैं, है ना, जो बड़े बड़े कारोबारी होते हैं, यदि किसी मामले में किसी अपराध में वे जेल जाते हैं तो बड़े आराम से रहते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो जेल में हैं। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को इतनी यंत्रणाएं, इतना कष्ट दिया कि जो सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी और जिस समय उन्हें जेल में रखा गया था, 6 वर्ष वो थे, उस समय उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे, मांडलिक का मौसम तब भी प्रायः ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है, और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाली है और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती, यहाँ का जो जलवायु था, यहाँ का वातावरण था, वो जवान को भी बहुत जल्दी बहुत तेजी से बीमार कर देने वाली थी। तो लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा। वो तो बुजुर्गावस्था की, वो वृद्धावस्था की ओर जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने कितना कष्ट झेला होगा, ऊपर से वो बीमार भी थे। लेकिन इस कारागार की 4 दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती है और जीवन को दूभर बना देती है। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से कभी एक शब्द भी नहीं कहा और जब वे बाहर निकले तब भी वे किसी से कुछ भी नहीं कहा। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। हर बार मैंने अपने आप से पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी है। ये पूरा विश्व जो है, विश्व भगवान की रचना है, ईश्वर की रचना है, लेकिन जो जेल है ना, जो पीड़ादायी है, ऐसे जेल की रचना करने वाले कौन है? मानव। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वे जेलों में लागू नहीं होते। जो संस्कार, जो समाज, जिस चीज को हम देखते हैं वो समाज, वो संस्कार जेलों में लागू नहीं होता। अपनी आत्मा के हास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी स्वास्थ्य
और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। मैं जितना ही इस विषय पर चिंतन करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। उस जेल में बाल गंगाधर जिस दौरान रहे और जिस कष्ट को झेला, तो उसके बारे में सुभाष चंद्र बोस जी जितना सोचते हैं, जितना उस विषय को लेकर डूबते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वे उतना ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रति श्रद्धा और आदर में डूब जाते हैं। आशा करता हूँ, वो कहते हैं आगे, आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महान पुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। जो प्रथम जो पंक्ति है, प्रथम पहला लाइन जो है महापुरुषों की, उस श्रेणी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को स्थान मिलना चाहिए। कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे। लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था? क्या सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि क्या लोकमान्य तिलक को उन 6 वर्षों तक जेल जाने से रोका नहीं जा सकता था? आगे कहते, आदर पूर्वक आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने उस जेल में जाने के बाद जो महसूस किया उसको अपने मित्र को उस पत्र के माध्यम से लिखा है और जो लोकमान्य तिलक के बारे में भी लिखा है कि वो कितने महान थे, कितना कष्ट झेला, उसके बावजूद भी वहाँ पर गीता भाष्य ग्रंथ की रचना की। आगे हम टिप्पणी देख लेते हैं। एनसी केलकर तत्कालीन विदर्भ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। एनसी केलकर बाद में स्वराज्य दल में सम्मिलित हो गए थे। लोकमान्य तिलक के निधन के पश्चात केसरी पत्रिका का संपादन श्री केलकर ने ही संभाला था। ठीक है। शंकर व रामानुज कौन थे? शंकर व रामानुज, शंकराचार्य और रामानुज भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो पहले ही कहा था कि सुभाष चंद्र ने कि इनके जैसे ही लोकमान्य तिलक भी महान थे। इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में ब्रह्म, जगत, जीव आदि दार्शनिक तत्वों पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं और वेदों का भाष्य लिखा है। तो ये थी बच्चों टिप्पणी। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? सुभाष चंद्र बोस का पत्र, जिन्होंने अपने मित्र को लिखा और उस पत्र में मांडले जेल के विषय में भी लिखा और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी लिखा कि वो कितने महान थे, क्या किस प्रकार का कष्ट उन्होंने झेला। ठीक है। तो आप भी पढ़ लेना और जो नोट्स भेजा जाएगा उसको लिख लेना। ठीक। थैंक यू।